गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू फॉर्म के अंदर जो चैप्टर करे थे उसमें अपन ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन, इसके अलावा उसके टाइप्स पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। फिर इसके अंदर अपन ने पढ़ा स्पर्म की स्ट्रक्चर है, स्पर्म की संरचना, शुक्राणु की संरचना, वहां से कैसा क्वेश्चन बनता है। फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के प्रकार पढ़े। आज अपन अपना टॉपिक लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्स, अंडों के प्रकार। अब जो अंडों के प्रकार हैं वो योग के आधार पर है, पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक के वितरण के आधार पर और अंडों का जो कवच होता है, कवरिंग होती है, उसके आधार पर। अपन फर्स्ट देखते हैं पीतक की मात्रा के आधार पर। अंडे में जो योग होता है, पीतक होता है, उसकी मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एलेसिथल, ए लेसिथल का मीन्स होता है अपीतकी, ए का मीन्स होता है अनुपस्थित, लेसिथल होता है योग। सेकंड होता है माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल सूक्ष्म पीतकी। और थर्ड प्रकार का होता है पॉलीलेसिथल, बहुपीतकी प्रकार के। अब हम फर्स्ट देखते हैं ए लेसिथल। ए का मीन्स होता है अनुपस्थित, लेसिथल होता है योग। अपीतकी वो अंडे जिनमें पीतक बहुत कम मात्रा में होता है, वो अंडे के कहलाते हैं अपीतकी अंडे, बहुत कम मात्रा में या नगण्य मात्रा में। इसका अपने एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन, मनुष्य। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि मनुष्य का अंडा पीतक की मात्रा के आधार पर किस प्रकार का होता है? ए लेसिथल या अपीतकी अंडा। सेकंड प्रकार की बात करते हैं अपन माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल। माइक्रो का मीन्स होता है सूक्ष्म, ओलिगो मीन्स होता है कम, थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होता है, ऐसे अंडे कहलाते हैं माइक्रोलेसिथल। मतलब पीतक कुछ मात्रा में होता है। इसके उदाहरण देखते हैं अपन, प्रोटोपोडेट्स है, यूथीरियन है, इसके अलावा मेटाथीरिया है, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम के प्राणी होते हैं उनमें पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे किस प्रकार के होते हैं? माइक्रोलेसिथल प्रकार के। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो मेटाथीरियंस होते हैं, मेटाथीरियंस में जैसे कंगारू है, मैक्रोपस जूलॉजिकल नेम है इसका, तो मेटाथीरियन प्राणियों में पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे किस प्रकार के होते हैं? माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। और जो थीरियन क्लास है उसके जो एनिमल्स है उनके अंदर जो अंडे होते हैं पीतक की मात्रा के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म पीत के प्रकार के होते हैं। और जो प्रोटोपोडेट्स होते हैं उनमें जो पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे किस प्रकार के होते हैं? माइक्रोलेसिथल प्रकार के होते हैं। फिर अपन बात करते हैं पॉलीलेसिथल। पॉली का मीन्स होता है बहुत, लेसिथल योग। वो अंडे जिनमें पीतक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है वो अंडे क्या कहलाते हैं? बहुपीतकी या पॉलीलेसिथल प्रकार के अंडे कहलाते हैं। इसमें उदाहरण वो अंडे जनरली एग्जाम्पल के लिए जैसे रेप्टाइल्स है, सरीसृप, सरीसृपों के जो अंडे होते हैं वो उनमें पीतक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसका जो विकास होता है वो किसमें होता है? अंडों के अंदर ही होता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? योग पाया जाता है। जिससे एम्ब्रियो को पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। फिर अपन बात करते हैं इंसेक्ट। जो इंसेक्ट कीटों के अंडे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? पॉलीलेसिथल प्रकार के होते हैं। फिर बात करते हैं अपन एविज। क्वेश्चन बनता है कि पक्षियों के अंडे पीतक की मात्रा के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? पॉलीलेसिथल या बहुपीतकी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे 3 प्रकार के पढ़े। इसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं योग की वितरण। योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पीतक का जो वितरण है, अंडे में पीतक का जो वितरण है किस प्रकार का होता है, उसके आधार पर अंडों के प्रकार। अंडों के 3 प्रकार होते हैं, होमोलेसिथल या समपीतकी प्रकार के, होमोलेसिथल या समपीतकी प्रकार के, मध्यम पीतकी प्रकार के
और सेंट्रोलेसिथल केंद्रपीत प्रकार के। जो होमोलेसिथल एग होते हैं समपीत के अंडे होते हैं। इन अंडों में पीतक समान मात्रा में पाया जाता है। पीतक होता है जो समान मात्रा में पाया जाता है। इसका उदाहरण है एलेसिथल और माइक्रोलेसिथल। एलेसिथल मतलब अपीत की और सूक्ष्म पीत की प्रकार के अंडे उदाहरण है किस प्रकार के अंडों के? होमोलेसिथल प्रकार के। मतलब इन अंडों में जो उदाहरण आते हैं एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, अभी अपने ऊपर पढ़ा, ये दोनों प्रकार के जो एग्जांपल है किस प्रकार के वितरण के आधार पर है? होमोलेसिथल। इनमें पीतक का जो वितरण होता है समान प्रकार का होता है पूरे अंडे के अंदर, इसलिए अंडों क्या बोल दिया जाता है? होमोलेसिथल। तो क्वेश्चन बनता है कि एलेसिथल प्रकार के अंडे पीतक के वितरण के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? होमोलेसिथल प्रकार के समपीत की प्रकार के अंडे होते हैं। फिर सेकंड में बात करते हैं मध्यम गोलार्ध पीत की। जो मध्यम गोलार्ध पीत के अंडे होते हैं उनके अंदर पीतक होता है जो मध्यम भाग में स्थित होता है। अंडे में दो पोल होते हैं, एक एनिमल पोल होता है, एक विटाल पोल होता है, एक जंतु ध्रुव है, एक पीत ध्रुव है। तो इनमें जो पीतक होता है एक पीत गोलार्ध में, एक मध्यम गोलार्ध में व्यवस्थित होता है। तो ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? मीसोलेसिथल। मीसोलेसिथल अंडे होते हैं। ये उदाहरण देखने को किसमें मिलते हैं? जैसे ठोग, मेंढक। मेंढक का अंडा पीतक के वितरण के आधार पर किस प्रकार का होता है? मध्यम गोलार्ध पीत की प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मध्यम गोलार्ध पीत की प्रकार का होता है। फिर अपन बात करते हैं पीतक के जो वितरण होता है उसके आधार पर अंडों का थर्ड प्रकार सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रो नाम से पता चल रहा है पीतक का वितरण पीतक किसमें होगा? सेंटर भाग में होगा, केंद्र भाग में होता है। ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? सेंट्रपीत की या केंद्रपीत की अंडे कहलाते हैं। उदाहरण इसके अंदर कीट है, पक्षी है, कीटों के, पक्षियों के ये जो अंडे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? केंद्रपीत की प्रकार के अंडे होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कीटों के अंडे पीतक के वितरण के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? केंद्रपीत के या सेंट्रोलेसिथल। फिर क्वेश्चन बनता है कि जो पक्षियों के अंडे होते हैं वो पीतक के वितरण के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? सेंट्रोलेसिथल प्रकार के, केंद्रपीत की प्रकार के होते हैं। ये प्रकार हुए किसके आधार पर? योग के डिस्ट्रीब्यूशन पीतक के वितरण के आधार पर। अब अपन थर्ड अंडों के प्रकार देखते हैं अंड कवच के आधार पर। अंडों के प्रकार, जो अंडे होते हैं उनके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच पाया जाता है उसके आधार पर अंडों के प्रकार। अंडे दो प्रकार के होते हैं, क्लिडोइक एग और नॉन क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग होते हैं, अंडे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार के अंडे होते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो क्लिडोइक एग होते हैं ये अंडे होते हैं, इन अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच शेल पाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है जिन भी अंडों में पाया जाता है वो अंडे अंड कवच के आधार पर किस प्रकार के अंडे कहलाते हैं? क्लिडोइक अंडे। किस प्रकार के अंडे कहलाते हैं? क्लिडोइक अंडे। ये क्लिडोइक अंडे सबसे पहले किसमें डेवलप हुए थे? ये रेप्टाइल्स के अंदर, सरीसृपों के अंदर। सरीसृपों के अंदर सबसे पहले अंडों के ऊपर कवच का निर्माण हुआ था क्योंकि जब जीवों का ओरिजिन देखते हैं तो सबसे पहले फिशेज, मछलियों से फिर ओरिजिन हुआ था एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस में पीसीज के बाद में आती है एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग, मेंढक आता है। एम्फीबियंस के बाद में ओरिजिन हुआ किसका होता है? रेप्टाइल्स का, सरीसृपों का होता है। सरीसृपों से फिर एवीज का, एवीज से मेमल्स का। तो इसके अंदर जो एम्फीबियंस थे उनके एक थे, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं था। फिर एम्फीबियंस से कौन बने? रेप्टाइल, सरीसृप। सरीसृपों के फर्स्ट सरीसृप वो प्राणी थे जिनके अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया गया। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण रूप से स्तरीय अडेप्टेशन, अनुकूलन के लिए उत्तरदायी प्राणी कौन से थे? सरीसृप।
सर्प ही वो प्रजाति थी जो सबसे पहले इस स्थल के ऊपर पूरी तरह से रहने के लिए अनुकूलित हो पाई। इसका कारण क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट का अंडों के चारों तरफ आवरण पाया जाना। तो सरीसृपों के अंडे अंड कवच के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? क्लिटोइक प्रकार के होते हैं। फिर बात करते हैं बर्ड्स, पक्षियों की। पक्षियों के अंडे होते हैं, आपने सभी ने देखे होंगे दौरों में भी। उन अंडों के चारों तरफ किसका आवरण है? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। तो वो अंडे भी कैसे हैं? क्लिटोइक अंडे कहलाते हैं। फिर बात करते हैं प्रोटोथीरियंस और इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के अंडे होते हैं उन पर भी कैल्शियम कार्बोनेट की कवचिंग होती है, इसे बोलते हैं क्लिटोइक अंडे। तो कीटों के अंडे अंड कवच के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? क्लिटोइक। आपको एग्जाम्पल में ग्रुप दे देंगे कि कीट है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, इनमें किस प्रकार के अंड कवच के आधार पर अंडे होते हैं? क्लिटोइक अंडे, क्लिटोइक अंडे। सेकंड आता है नॉन क्लिटोइक अंडे। नॉन क्लिटोइक अंडों में वो अंडे आते हैं उन अंडों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच अनुपस्थित होता है। नॉन क्लिटोइक में आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एम्फीबियंस है, मेमल्स है। जो मेमल्स है, जो स्तनधारी होते हैं, उनके अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं होती है, तो ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? नॉन क्लिटोइक। इसी प्रकार जो एम्फीबियंस होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो रहते हैं किसके ऊपर? फ्रॉग रहते हैं स्थल के ऊपर, लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं? वो जल के अंदर जाते हैं, जल में देते हैं, क्योंकि इनके अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं पाया जाता है। ये अंडे किस प्रकार के अंडे हैं? नॉन क्लिटोइक अंडे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंढक का अंडा अंड कवच के आधार पर किस प्रकार का अंडा होता है? वो होता है नॉन क्लिटोइक। और सरीसृपों का अंडा अंड कवच के आधार पर किस प्रकार का अंडा होता है? क्लिटोइक अंडे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो एग्जांपल से, एक तो पॉलीलेसिथल से बनता है, एक एलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल, और इसमें क्लिटोइक एक से बनता है। तो आपको एग्जांपल और जो प्रकार है, किस आधार पर वर्गीकरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिटेल से ये पूरा डिटेल किया हुआ आपकी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार अंडों के प्रकार कंप्लीट होते हैं। अब अपना आगे वाला अपन टॉपिक लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन बात करते हैं, श्वसन तंत्र, इसके अंदर आपके सिलेबस में दे रखा है कि श्वसन क्या होता है। श्वसन इसमें तंत्र में बात करते हैं श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, फिर मेन भाग कौन सा होता है, मेन पार्ट, गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, गैसों के आदान प्रदान के पश्चात श्वसन से संबंधित जो डिजीज हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्वसन की, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन क्या है? तो श्वसन क्या है, अपन बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इस जैव रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, जब मनुष्य फूड लेता है, भोजन लेता है, तो उस फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उसे व्यक्ति रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया करता है। इसके अलावा बाह्य वातावरण से गैसों का O2 CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसमें इंक्लूड होता है? रेस्पिरेशन की क्रिया में शामिल होता है। तो श्वसन की बात करते हैं, तो श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन के अंतर्गत बात करते हैं तो मनुष्य के श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है नोज से। नोज होता है, नाक होता है, उसमें होता है नोस्ट्रिल, नासा छिद्र। नासा छिद्र से ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें ओपन होता है? फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स से किसमें ओपन होता है? लेरिंक्स में। लेरिंक्स के जरिए कहाँ जाता है? ये किसमें जाता है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से ब्रोंकिया, ब्रोंक्यूल्स। ये अपन डायग्राम में देखेंगे कि सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भाग होता है वो होता है नोज, नाक। जो नोज होता है किसमें खुलता है? नोस्ट्रिल के अंदर, नासा छिद्रों के अंदर।
जो नासा छिद्र है ये किसमें ओपन होता है? लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स किसमें खुलता है? लेरिंग्स ओपन होता है स्वर यंत्र के अंदर। स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र किसमें ओपन होता है आगे चल के? ये ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया किसमें ओपन होती है? ये ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका में। श्वसनिका कहा जाता है ब्रोंकियाई। ब्रोंकिया किसमें ओपन होती है? श्वसनिकाओं में, जिसको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स लास्ट किसमें खुलती है? एल्यूलाई को कहा जाता है कूपिकाएं। क्या कहा जाता है? कूपिकाएं। इस प्रकार एक सिस्टम की अपन बात करेंगे श्वसन के अंदर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि नोज की। तो मेन जो घ्राणेंद्रिय होती है, जो श्वसन का पार्ट होता है, वो क्या है? नोज है, नाक किसमें ओपन होता है? नासा छिद्रों के अंदर। जो नासा छिद्र होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें हेयर पाए जाते हैं, रोमयुक्त संरचना पाई जाती है। ये रोमयुक्त संरचना क्या काम करती है कि अपन जब वातावरण से गैसों को लेते हैं तो उसके साथ धूल के कण है, कंकड़ है, मिट्टी है, ये भी अपने नासा छिद्र में प्रवेश करती है। तो ये जो हेयर होते हैं, रोम होते हैं नाक के अंदर, ये क्या करते हैं? नोस्ट्रिल के अंदर जो धूल के कण होते हैं उनको रोक लेते हैं, जिससे इसके अलावा ये वायु को नमी प्रदान करके ये आगे वाले पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो नोस्ट्रिल के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनके दो काम हो गए। एक काम होता है, क्या काम होता है? एक तो जो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, धूल के कण आ रहे हैं, उनको रोकने का काम। सेकंड काम होता है जो एयर आ रही है उसको मॉइस्ट नमी प्रदान करना। फिर नोस्ट्रिल के अंदर अपन बात करते हैं कि नासा छिद्र होता है, इसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, श्लेष्म झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये श्लेष्म झिल्ली होती है, इसको स्नीडेरियन झिल्ली भी कहा जाता है। स्नीडेरियन झिल्ली, ये झिल्ली होती है एक चिपचिपे लसलसे पदार्थ का स्राव करती है, जिसको म्यूकस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ये समस्त मनुष्य के अंदर प्रतिदिन आधा लीटर सीक्रेट होता है। कितना स्रावित होता है? आधा लीटर। ये म्यूकस क्या काम करता है? ये म्यूकस जो धूल के पार्टिकल्स हेयर के द्वारा नहीं रुक पाते हैं, डस्ट है, वो आगे चलकर इस म्यूकस के द्वारा रुक जाती है। म्यूकस अपने के अंदर इसको समेट लेती है और शुद्ध वायु आगे तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये नोस्ट्रिल पार्ट है। नोस्ट्रिल से एयर कहाँ प्रवेश करेगी? लेरिंग्स के अंदर। जो लेरिंग्स पार्ट होता है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये लेरिंग्स पार्ट है। ये पार्ट यहाँ पे दो विंड पाइप होती है, दो पाइप होती है यहाँ पे। एक तो होती है विंड पाइप, एक होती है फूड पाइप। जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ी थी एक फूड पाइप, उसके पास में थी एक विंड पाइप। इन दोनों के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस एक ढक्कन का काम करता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? मतलब उपास्थि का बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये एपिग्लोटिस जब अपन श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये जो केप लाइक एपिग्लोटिस है ये कहाँ लग जाता है? ये फूड पाइप पे आ जाता है। और जब अपन फूड लेते हैं तो उस कंडीशन में ये एपिग्लोटिस कहाँ आके कवरिंग कर देता है? विंड पाइप को। किसको? विंड पाइप को। ये आपको मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया था। अपन बात करते हैं कि जो एयर किसमें आती है? लेरिंग्स के अंदर। अब जो लेरिंग्स पार्ट होता है इसके ऊपर एक राउंडेड फॉर्म के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल। ये जो एडम एप्पल होता है ये नर की मुख्य विशेषता होती है। नर के अंदर, गले के अंदर एक उभरी हुई संरचना होती है जो लेरिंग्स पार्ट में पाया जाता है। ये केवल नर के अंदर होता है, मादा में अनुपस्थित होता है। एडम्स एप्पल क्या करता है? जो आवाज, जो मर्दों की जो आवाज होती है, पिच होती है, आवाज होती है, उसमें जो भारीपनता आता है उसका कारण क्या है? एडम्स एप्पल्स का पाया जाना। ये एडम्स एप्पल लेरिंग्स है। लेरिंग्स
आगे किसमें खुलता है? ट्रेकिया के अंदर। जो ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया आपको दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर सी आकार के राउंडेड एक संरचना होती है, छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले होते हैं किसके बने होते हैं? ये उपास्थि के बने होते हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। इन छल्लों का क्या काम होता है ट्रेकिया पे? ये छल्ले जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में ये जब एयर अंदर प्रवेश करती है तो इस विंड पाइप को पिचकने से रोकने का काम कौन करता है? यहाँ पे सी आकार के उपास्थि छल्ले करते हैं, जो विंड पाइप को पिचकने से रोकते हैं। अब जो ट्रेकिया होता है, यहाँ से एयर कहाँ प्रवेश करती है? ये ट्रेकिया आगे चल के दो ब्रांचों में बढ़ जाती है। इन दोनों ब्रांचों को कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया का प्राथमिक विभाजन क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। यहां तक हुआ। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के किसके अंदर इंटर करती है? ये लंग्स के अंदर। अब बात करते हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। अपने लंग्स के पार्ट ही है ये ब्रोंका ब्रोंकाई एलुलाई। जो लंग्स होता है, जो फेफड़े होते हैं, ये मनुष्य के अंदर मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ये फेफड़े होते हैं, संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैसे कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। इनका वेट कितना होता है? लंग्स का 1.3 kg। लंग्स का वेट कितना होता है? 1.3 kg होता है। ये लंग्स होते हैं, ये लंग्स होते हैं। इन लंग्स के अंदर, इन फेफड़ों के अंदर मेन गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ये फेफड़े होते हैं लेफ्ट और राइट 2 भागों में बटे हुए होते हैं। जो राइट लंग्स होता है वो साइज में बड़ा होता है और जो लेफ्ट लंग्स होता है ये साइज में छोटा होता है। लेफ्ट लंग्स होता है उसके साइज में छोटा होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक नोच पाई जाती है, इसमें एक खांच आपको दिखाई दे रही है। इस खांच के अंदर क्या पाया जाता है? अपना हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। इस कारण ये लेफ्ट लंग्स क्या होता है? छोटा होता है। किसकी कंपैरिजन में? राइट लंग्स की कंपैरिजन में। अब इन लंग्स के अंदर बात करते हैं। जब इन लंग्स की संरचना के अंदर, तो ये जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, इनकी जब स्टडी करते हैं तो एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसको कहा जाता है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। तो क्वेश्चन पूछ ले कि लंग्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पल्मोनोलॉजी में किया जाता है। ये जो लंग्स होते हैं इनके ऊपर एक द्विस्तरीय एक आवरण पाया जाता है। द्विस्तरीय एक आवरण पाया जाता है पतली झिल्ली का, उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय आवरण या प्लूरा मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन झिल्ली होती है और लंग्स के आंतरिक भाग होता है, इनके मध्य फ्लूइड भरा रहता है। इनके मध्य क्या भरा रहता है? फ्लूइड, द्रव भरा रहता है। ये द्रव क्या करता है? ये लंग्स के आपस में जो घर्षण क्रिया होती है उसको रोकने का काम करता है, मतलब लुब्रिकेंट का काम करता है। तो क्वेश्चन बनता है कि फेफड़ों के चारों तरफ पाया जाने वाला जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन। इस प्लूरा मेम्ब्रेन और लंग्स की इनर लेयर के मध्य जो फ्लूइड भरा रहता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये लंग्स के आपस में जो घर्षण की क्रिया होती है उसको रोकने का काम करता है, मतलब लुब्रिकेंट की तरह ये काम करता है। ये जो लंग्स होते हैं इनके अंदर की बात करें थे अपन कि ट्रेकिया 2 भागों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई प्रवेश करती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। ये ब्रोंकाई आगे चलकर किसमें डिवाइड हो जाती है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। किसमें? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स क्या है? श्वसनिकाएं हैं। मतलब एक ब्रोंकाई क्या है? इसमें एक ट्रेकिया है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 2 नलिकाओं में। फिर ये आगे चल के अनेक छोटी छोटी श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाता है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये ब्रोंक्यूल्स अंतिम रूप से किसमें ओपन होती है? अंगूर के गुच्छे के समान
अंगूर के गुच्छे के समान इसमें क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, कूपिका। क्या कहा जाता है, कूपिकाएं या एल्वुलाई। एल्वुलाई क्वेश्चन बनता है कि लंग्स की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए, क्या होता है, कूपिका होती है। और ये कूपिका, ये संरचना होगी लंग्स की। अब जो दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के नीचे एक वर्तुलाकार एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या काम करता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डायफ्राम, इसके दो काम होते हैं। एक तो जो वक्ष गुहा है और जो उदर गुहा है, इन दोनों को दो भागों में विभाजित करने का कार्य कौन करता है, डायफ्राम करता है। इसके अलावा श्वसन की जो गति होती है, श्वसन की जो दर होती है, उसका जो नियमन है उसको रेगुलेट करने का भी कार्य कौन करता है, डायफ्राम करता है। तो डायफ्राम के दो कार्य हो गए, वक्ष गुहा और उदर गुहा को दो भागों में डिवाइड करना, और नेक्स्ट काम हो गया श्वसन की दर को नियमित करना, रेगुलेट करना। इस प्रकार ये लंग्स की आउटर स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी। मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ह्यूमन के अंदर, वो क्या होता है, लंग्स ही होता है। इन लंग्स की इस प्रकार से संरचना होती है। अब अपन देखते हैं कि लंग्स किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अपन स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि जो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान गैसों को बाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर लिया जाता है और अंदर से बाहर रिमूव किया जाता है। मतलब रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किस ऑर्गन में होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रक्त का जो शुद्धिकरण वो किस अंग में होता है, फेफड़ों के अंदर। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि रक्त का जो फिल्ट्रेशन है, रक्त का जो चरित्र है, फिल्ट्रेशन है, वो किस अंग में होता है, किडनी के अंदर। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, लंग्स करते हैं। किस प्रकार करते हैं, देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में गैसें नोजल नोज से नोस्ट्रिल पार्ट से कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स से स्वर यंत्र को क्रॉस करते हुए कहाँ आते हैं ये, इस पार्ट में। आगे ट्रेकिया में, ट्रेकिया से गैसें कहाँ एंटर करती है, ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल और फिर एल्वुलाई में। अब होता क्या है कि जो एल्वुलाई होती है, ये एल्वुलाई अंगूर के समान होती है। इनके चारों तरफ एक पतली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक सेमी परमेबल क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखते हैं कि जो रक्त वाहिनियां होती है उनमें क्या है, अशुद्ध ब्लड है। रक्त वाहिनियों के अंदर जो ब्लड वेसल्स का जो जाल फैला रहता है उसमें कैसा ब्लड है, अशुद्ध है। अब देखो एक तो होता है अशुद्ध इम्प्योर, एक होता है प्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, ऐसा रक्त जिसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा है, CO2 की, तो वो ब्लड कैसा कहलाता है, अशुद्ध होता है। एक होता है शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड किसे बोलेंगे, ऐसा ब्लड जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, केवल O2 की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो कूपिकाएं होती है फेफड़ों के अंदर, ये कूपिकाएं होती है, ये किसकी कांटेक्ट में रहती है, ये ब्लड वेसल्स की कांटेक्ट में रहती है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। जब इन्वायरमेंट से जब गैसें अंदर प्रवेश करती है तो उसमें O2, CO2, N2 ये गैसें होती है। जब ये गैसें प्रवेश करती है तो N2 तो जितनी मात्रा में जैसे ग्रहण किया जाता है उतनी मात्रा में वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती है। जैसे इन्वायरमेंट से गैसें के रूप में नाइट्रोजन 78% ग्रहण की जाती है तो उतनी ही मात्रा में बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन O2 इसमें काम में ले ली जाती है और CO2 क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या है, CO2 है। अब जो गैसें आ रही है उनके अंदर O2, CO2, N2 है। अब O2 इसमें प्रवेश करती है एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई से ये ब्लड वेसल्स में प्रवेश करती है। ब्लड वेसल्स में O2 काम में ले ली जाती है और जो CO2
एक तो इन्वायरमेंट से CO2 आ रही थी बाहर से, एक CO2 इस अशुद्ध ब्लड में थी। अशुद्ध ब्लड से ये CO2 कहाँ प्रवेश करती है? कूपिकाओं में प्रवेश करती है। कूपिकाओं से ये CO2 ज्यादा अमाउंट में बनकर कहाँ रिमूव होती है? ये कूपिकाओं से जाती है ब्रोंक्यूल्स में, यहाँ से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से होते हुए नोस्ट्रल से नोजल पार्ट के द्वारा ये बाहर रिमूव कर दी जाती है। फिर से समझना इस बात को, गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। मैंने बताया कि लंग्स रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। किस प्रकार से रक्त को शुद्ध करते हैं, आइए अपन देखते हैं कि जो लंग्स का जो अंतिम पार्ट होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? कूपिका होती है। ये कूपिका होती है, इस संख्या में अनेक होती है, करोड़ों की संख्या में इनकी संख्या होती है। ये जो कूपिका होती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो सेमी प्रेमेबल होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह ये झिल्ली काम करती है। ये कांटेक्ट में होती है किसके? ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड कौन सा ब्लड? ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा है। ये ब्लड वेसल्स किस कांटेक्ट में? एल्यूलाई के। जब श्वसन की क्रिया होती है तो वातावरण से O2, CO2, N2 वातावरण से बाहर से अंदर ली जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जब अंदर ग्रहण की जाती है तो ये लेरिंग से, ट्रेकिया से, ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकियोल से एल्यूलाई में प्रेस करती है। N2 तो जितनी मात्रा में आती है उतनी मात्रा में क्या होती है? बाहर रिमूव हो जाती है। O2 जितनी मात्रा में उतनी न जाके कम मात्रा में बाहर रिमूव होती है, क्योंकि ये काम में ली जाती है। और CO2 की मात्रा जितनी अमाउंट इन्वायरमेंट में है उसी ज्यादा मात्रा में रिमूव होती है। कारण क्या है? देखो N2, CO2 और O2। यहाँ पे CO2, O2 की बात करते हैं तो इन ब्लड वेसल्स में तो क्या है? CO2 है। अब जो एल्यूलाई होती है इनके अंदर इन्वायरमेंट से गैसें आ रही है O2, CO2। ये ब्लड वेसल्स है, इसमें से CO2 कहाँ प्रवेश करती है? एल्यूलाई में। और एल्यूलाई से O2 कहाँ प्रवेश करती है? ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स में। तो जितनी CO2 थी उतनी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अतिरिक्त ब्लड वेसल्स की CO2 भी यहाँ इकट्ठी होके कहाँ चली जाती है? ब्रोंकाई से, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग से होती वापिस से बाहर पास आउट हो जाती है। इस प्रकार से फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान में मुख्य भूमिका किसकी होती है? कूपिका की और ब्लड वेसल्स की। इन दोनों के मध्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो रेस्पिरेशन की क्रिया जैसे दो प्रकार की होती है, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। जब गैसें इन्वायरमेंट से अंदर ली जाती है तो उस क्रिया को बोलते हैं इंस्पायरेशन। जब गैसें वापस बाहर रिमूव की जाती है तो उसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। तो जो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन में जो गैसें ली जाती है उनकी तुलना में एक्सपायरेशन में कौन सी गैस है जो जितनी अमाउंट में आती है उससे ज्यादा बाहर निकलती है? वो है CO2, क्योंकि इन्वायरमेंट की तो है ही और ब्लड वेसल्स की CO2 भी बाहर रिमूव हो जाती है। इसके अतिरिक्त O2 काम में ली जाती है और N2 ऐसी कौन सी गैस है रेस्पिरेशन क्रिया में जितनी अमाउंट इन्वायरमेंट से आती है उतनी अमाउंट में बाहर रिमूव हो जाती है? वो होती है नाइट्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैसों का आदान प्रदान, श्वसन तंत्र की संरचना कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ रेस्पिरेटरी गुणांक की बात करेंगे और श्वसन से संबंधित रोग की बात करेंगे।